नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका प्यार स्नेह जो हमें मिल रहा है, अपना प्यार व स्नेह हमेशा बनाए रखिएगा। आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ देने वाला हूं। हरियाणा वाले स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा बेटा। HSSC कभी भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकती है। जल्द से जल्द आपका एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं, तो रेगुलर स्टडी करते रहिएगा। कंटिन्यूटी बना के रखना है ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। आपने जो सपने संजोए हैं आप उसमें सक्सेस हो जाओ। आप भी नर्सिंग ऑफिसर के पद पर बैठो, आप भी किसी सब सेंटर के अंदर, PHC के अंदर, CHC के अंदर सेवाएं देश को। मैं आशा करता हूं आप सभी पढ़ना स्टार्ट करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ोगे ताकि भविष्य में आप भी नर्सिंग ऑफिसर के पद पर बैठो और देश के अंदर सेवाएं प्रदान करें। ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए अपन क्वेश्चन सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। आज की क्लास अपन स्टार्ट करने वाले हैं एक बड़े ही अच्छे मोटिवेशनल थॉट के साथ। ध्यान से सुनना बेटा। लक्ष्य ज़्यादा दूर नहीं, बस अब अपनी रफ्तार थोड़ी तेज करनी है। आज खामोशी से पढ़कर कल अपनी सफलता की कहानी लिखनी है। कितनी अच्छी बात कही है बेटा। लक्ष्य ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि HSSC कुछ टाइम बाद ही क्या करवाने वाला है, एग्जाम कंडक्ट करवाने वाला है। तो लक्ष्य ज़्यादा दूर नहीं है। अब भी नहीं पढ़ोगे, अब भी सोते रहे तो जिंदगी भर सोते रहोगे बेटा। अब तो उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए। स्वामी विवेकानंद जी ने कितनी अच्छी बात कही है बेटा। अगर कोई फोकस करने वाला हो तो कितना अच्छा, कितनी अच्छी बात कही। अगर समझने वाला हो तो व्यक्ति उठो, जागो और तब तक नहीं रुकना है। उठना है, जागना और तब तक नहीं रुकना है बेटा, जब तक आप लोगों को वह लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाए, वह मंजिल प्राप्त नहीं हो जाए। आपकी मंजिल एक ही है, आप लोगों की मंजिल एक ही है, नर्सिंग ऑफिसर बनना है। आपको सब सेंटर के अंदर, PHC के अंदर, CHC के अंदर सेवाएं प्रदान करनी है। लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं है, बस अपनी रफ्तार थोड़ी तेज करनी है। आपको पढ़ने का जो समय है उसको बढ़ा देना है बेटा। और आज खामोशी से पढ़कर, आज जब आप लोग रातों को जाकर पढ़ रहे हो, आप जो 18-18 घंटे, 15-15 घंटे जो स्टडी कर रहे हो, वो आपकी सफलता की कहानी लिखने जाएगी। तभी आप कहानी लिख सकते हो सफलता की, तभी आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो। जब आप लोगों ने अपने लक्ष्य को क्या कर लिया बेटा, लक्ष्य को पाने की पूरी ठान लेते हो। अपन शुरुआत कर लेते हैं क्वेश्चन सेशन की। अपन ने बेटा 23 क्वेश्चन में भी कंप्लीट, 22 तक अपने कंप्लीट जाना था। आज की क्लास के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 23 बेटा। अगर अपन बात करके चलें क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ना। इन ए क्राइंग बेबी व्हेन शुड द कोर्ड विल बी क्लैम्प्ड नॉर्मली। अगर अपन बात कर ली जाए, एक बेबी क्या कर रहा है बेटा, रो रहा है। क्या कर रहा है, रो रहा है। व्हेन जब क्या करता है, उसकी कोर्ड को क्लैम्प किया जाता है नॉर्मली। अगर अपन बात करके चले बेटा, कब करना चाहिए क्लैम्प, कब करना चाहिए, अगर बात करके चले, ऑप्शन ए आप लोगों के पास है 10 मिनट्स ऑफ डिलीवरी, ऑप्शन बी है इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी, ऑप्शन सी है वंस द कोर्ड पल्सेशन स्टॉप्स, ऑप्शन डी है डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा। हमेशा याद रखना प्यारे बच्चों, अगर बात करके चले तो कोर्ड को क्लैम्प कब करना चाहिए, कोड को क्लैम्प पे कब करना चाहिए, तो हमेशा याद रखना है। देखना सबसे पहले बात तो जब क्या हमेशा याद रखना, अम्बिलिकल कोड के अंदर बेटा 4 अम्बिलिकल ब्लड वेसल होती है। कितनी होती हैं, 4 अम्बिलिकल ब्लड वेसल होती हैं। कब तक होती हैं, बिफोर 4 मंथ ऑफ जेस्टेशनल एज। पहले जो 4 महीने की प्रेगनेंसी होगी बेटा, उससे पहले 4 अम्बिलिकल ब्लड वेसल होती है अम्बिलिकल कोड के अंदर। 2 तो होती है यूट्राइन आर्टरी, एक होती है 2 होती है बेटा अम्बिलिकल वेन होती है। अगर अपन बात कर ली जाए, जैसे ही 4th मंथ ऑफ जेस्टेशन एज आएगा तो क्या हो जाएगी, एक अम्बिलिकल ब्लड वेसल डिसअपीयर हो जाती है। अगर बात करके चले बेटा, डिसअपीयर आर्टरी होती है या वेन होती है। बहुत बार एग्जाम के अंदर डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन पुट अप किया गया है, तो हमेशा याद रखना है वेन डिसअपीयर होती है। क्या डिसअपीयर होती है, वेन डिसअपीयर होती है। और वेन भी कौन सी होती है बेटा, वेन भी राइट अम्बिलिकल वेन डिसअपीयर हो जाती है। ओनली रिमेनिंग क्या बचती है, लेफ्ट अम्बिलिकल वेन
वेन रिमेनिंग बच जाती है। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, बॉडी के अंदर ओनली 2 वेन ऐसी होती हैं जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और 2 ही एक ऐसी आर्टरी होती हैं जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अगर बात करके चलें पल्मोनरी आर्टरी और अम्लाइकल आर्टरी दोनों के अंदर बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अगर बात करके चले अम्लाइकल वेन और पल्मोनरी वेन दोनों के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अपना क्वेश्चन है बेटा कि अम्लाइकल कोड को कब क्लैंप करना चाहिए नॉर्मली कंडीशन के अंदर है। ऑप्शन ए 10 मिनट्स नहीं होगा बेटा, बिल्कुल नहीं होगा। अगर एक टाइम ड्यूरेशन की अपन बात करके चले, टाइम ड्यूरेशन की बात करके चले तो अपन को करना चाहिए 3 to 5 मिनट के अंदर, 3 to 5 मिनट के अंदर। मोस्टली केसेज के अंदर 3 मिनट पर ही कर देते हैं। आपको ना अगर बात करके चले बेटा टाइम ड्यूरेशन नहीं देखना, अपन को टाइम पीरियड नहीं देखना है, ना ही अपन को इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी नहीं करनी, कभी भी डिलीवरी के बाद कोड को क्लैंप नहीं करना है। ऑप्शन सी वंस द कोड पल्सेशन स्टॉप्स, ऑप्शन सी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। ऑप्शन डी क्या हुआ, डिलीवरी ऑफ ए प्लेसेंटा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा बेटा, राइट रहेगा ऑप्शन ए सी। ध्यान से समझिएगा बेटा, जब क्या हो जाए पल्सेशन स्टॉप हो जाए तब अपन को कोड को क्या करना है, कट करना है। क्यों करना है बेटा, क्योंकि हमेशा याद रखना 80 to 100 ml ब्लड कंसिस्ट करके रखती है अम्लाइकल कोड। अगर अपन ने क्या कर दिया बेटा, उस अम्लाइकल कोड को कट कर दिया टाइम से पहले ही, पल्सेशन स्टॉप होने से पहले ही, तो 80 to 100 ml ब्लड वेस्ट जाएगा। इससे अच्छा है कि वह ब्लड किसके अंदर ट्रांसफर हो जाए, बच्चे के अंदर ट्रांसफर हो जाए और बच्चे को फिजियोलॉजिकल एनीमिया की कंडीशन से प्रिवेंट किया जा सके। इसी वजह से हमेशा याद रखना है आप लोगों को, वंस द कोड पल्सेशन स्टॉप, जब कोड की पल्सेशन स्टॉप हो जाए बेटा तभी अपन क्या करके चलेंगे, कोड को क्लैंप करके चलेंगे, कोड को कट करके चलेंगे। नेक्स्ट वन अपन क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ रुक कर लेते हैं बेटा। हमेशा याद रखना क्वेश्चन नंबर है 24, द फर्स्ट स्टेप इन थर्मल प्रोटेक्शन फॉर द न्यूबॉर्न इंक्लूड। पहला स्टेप पूछा बेटा, थर्मल प्रोटेक्शन, हीट लॉस होने से बचाने के लिए न्यूबॉर्न के अंदर पहला स्टेप कौन सा होगा। ध्यान से सुनना, मैं आपको बता दूं बेटा 4 मेथड होते हैं। कितने मेथड होते हैं, 4 मेथड होते हैं जिससे हीट लॉस होती है बेबी की। अगर बात कर ली जाए, रेडिएशन सुना होगा, इवेपोरेशन सुना होगा, कंडक्शन सुना होगा, कन्वेक्शन सुना होगा। यदि बात करके सबसे ज्यादा हीट लॉस कौन से मेथड से होती है, आप लोगों को हमेशा याद रखना है रेडिएशन से होती है बेटा। किससे होती है, रेडिएशन से होती है। सेकंड मोस्ट कॉमन किससे होती है, इवेपोरेशन से होती है। थर्ड किससे होती है, कन्वेक्शन से होती है। और फोर्थ किससे होती है, कंडक्शन से होती है। हमेशा अपन को क्या करना है, बेबी की न्यूबॉर्न बेबी होगा उसको हाइपोथर्मिया की कंडीशन से प्रिवेंट करना है। हाइपोथर्मिया की कंडीशन से प्रिवेंट करने के लिए हीट लॉस को रोकना है। तो पहला स्टेप कौन सा होगा, तो ऑप्शन ए है ड्राई द बेबी थ्रो इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। बर्थ के बाद, बर्थ हुआ है, बर्थ होने के तुरंत बाद बेबी को क्या कर लेना है, ड्राई कर लेना है। ऑप्शन बी है बेटा ड्राइंग द बेबी थ्रूली आफ्टर द कोड हैज बीन कट। बेबी को क्या करना है बेटा, ड्राई करना है। कब, कोड कट होने के बाद। ऑप्शन सी है कवरिंग द बेबी विद ए क्लीन ड्राई क्लॉथ इमीडिएटली आफ्टर ए बर्थ। अगर बात कर ली जाए, बेबी को क्या करना है, कवर करना है किसके साथ, क्लीन ड्राई क्लॉथ इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। ड्राई क्लीन क्लॉथ होना चाहिए उसके साथ आफ्टर बर्थ। जैसे ही बच्चे का बर्थ हुआ उसके बाद क्या करना है, कवर कर लेना है। ऑप्शन डी आप लोगों के पास कवरिंग द बेबी विद ए वार्म ब्लैंकेट, गर्म ब्लैंकेट के साथ, कंबल के साथ क्या कर लेना बेटा, कवर कर लेना है। अगर मैं आप लोगों से पूछना चाहूं बेटा कौन सा स्टेप है नेसेसरी रहेगा, जरूरी रहेगा प्रोटेक्शन के लिए, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा। आप लोगों का वेट कर रहा हूं मैं, आप लोगों का वेट कर रहा हूं बेटा, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा। यदि बात करके चले बेटा, यदि बात करके चले, आप लोगों के माइंड में चल रहा होगा कि क्यों ना बच्चे को डायरेक्ट कंबल से कवर कर दे, और कंबल से कवर करने के बाद क्या होगा, हीट का लॉस नहीं होगा। मैं जरूर जानता हूं आप लोगों के मन की बात समझ लेता हूं। ऑप्शन डी आप लोगों के मन में चल रहा होगा, ऑप्शन डी नहीं तो ऑप्शन सी तो पक्का चल रहा होगा। हमेशा याद रखना बेटा, हमेशा याद रखना है। अगर आप लोगों ने ड्राई ही नहीं किया, अगर बेबी को ड्राई ही नहीं किया, डायरेक्ट कंबल के अंदर रख दिया तो क्या होगा, हीट का लॉस तो होगा रे मूर्खो। सबसे पहला स्टेप क्या होगा बेटा, हमेशा याद रखना है ऑप्शन ए राइट रहेगा। इस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन ए राइट रहेगा। सबसे पहले क्या करना बेटा, बेबी को जस्ट आफ्टर बर्थ क्या करना है, ड्राई करना विद द हेल्प ऑफ ड्राई कॉटन का यूज करके क्या करना है, उसको क्लीन कर देना है। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ अपन रुक कर लेते हैं।
काउंसलिंग ऑफ आईयूसीडी इंसर्शन शुड बी डन। क्या बेटा, कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना आंसर है, अच्छा क्वेश्चन है। आईयूसीडी क्या होती है? कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होती है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है, एक प्रकार से डिवाइस अपन बोल सकते हैं, जो आईयूसीडी इंसर्शन की काउंसलिंग कब स्टार्ट कर देनी चाहिए, कब स्टार्ट कर देनी चाहिए। ऑप्शन है आप लोगों के पास है स्टार्टिंग फ्रॉम एंटीनेटल विजिट। पहली बार जो कब कर देनी चाहिए बेटा, ऑप्शन ए कहना चाह रहा है जब मदर एंटीनेटल विजिट पर जाती है उस टाइम कर देनी चाहिए। ओनली व्हेन शी इज डिलीवरिंग, और जब करनी चाहिए जब मदर क्या कर रही हो बेटा, जब बेबी डिलीवर हो रहा है, डिलीवरी के टाइम करनी चाहिए। ओनली आफ्टर डिलीवरी, केवल डिलीवरी के बाद कर सकते हैं। कैन बी डन आफ्टर 2 days ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी के 2 दिन के बाद अपन काउंसलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। हमेशा याद रखना, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा बेटा, मैं आप लोगों का वेट कर रहा हूं। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। साथ के साथ यूपी वाले बच्चे भी ध्यान दे लो बेटा, यूपी वाले बच्चे भी ध्यान से सुन लो। आप लोगों का एग्जाम भी अक्टूबर में कंडक्ट करवाया जाएगा यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, यूपी गवर्नमेंट के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। साथ के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करो। अगर आप बात करके चले क्वेश्चन नंबर 25 की बेटा, आप लोगों के अनुसार ऑप्शन क्या रहने वाला, आंसर क्या रहने वाला है? मेरे अनुसार आंसर रहेगा बेटा स्टार्ट फ्रॉम एंटीनेटल विजिट। कब बेटा? एंटीनेटल विजिट से स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर अपन बात कर ली जाए बेटा डिलीवरी के टाइम करेंगे, डिलीवरी के टाइम करने का कोई फायदा नहीं है, ना ही डिलीवरी के बाद और ना ही 2 days ऑफ डिलीवरी। क्या पूछा है? काउंसलिंग पूछा है, ना कि आईयूसीडी इंसर्शन पूछा है। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, काउंसलिंग पूछा है। काउंसलिंग कब स्टार्ट कर देनी है? तो स्टार्टिंग फ्रॉम एंटीनेटल विजिट। अगर अपन बात कर ली जाए बेटा टोटल एंटीनेटल विजिट कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। अगर अपन बात करके चले मिनिमम 4 होती है, मिनिमम में 4 होती हैं। आइडियल कितनी होंगी? आइडियल कितनी होंगी? आइडियल होंगी बेटा 13 to 14 होती है, 13 to 40 एंटीनेटल विजिट होती है। अगर मैं बात करके चलूं फर्स्ट 7 मंथ, फर्स्ट 7 प्रेगनेंसी के जो पहले 7 महीने होंगे उनमें प्रत्येक महीने क्या करना होगा? एक बार एंटीनेटल विजिट के लिए जाना होगा। अगर बात कर ली जाए जब मदर को जब प्रेग्नेंट लेडी का 8वां महीना होगा प्रेगनेंसी का, तो उसको 15 दिन में एक बार, 15 दिन में एक बार कहां जाना होगा बेटा? एंटीनेटल क्लिनिक चेकअप के लिए जाना होगा। अगर बात कर लीजिए 8वें महीने के बाद जैसे ही 9वां महीना स्टार्ट होगा तो जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको हर वीक, हर 7वें दिन कहां जाना पड़ेगा? एंटीनेटल क्लिनिक में जाना पड़ेगा। तो टोटल कितनी होंगी? अगर बात कर लीजिए नेगल्स फॉर्मूले के अनुसार होंगी बेटा 13 to 14 एंटीनेटल विजिट होंगी। अगर बात करके चले 4 विजिट मिनिमम बताई मैंने, 4 विजिट कब कब कर सकते हैं बेटा? 12 वीक पे कर सकते हैं। देखना ध्यान से समझना, 12 वीक पे कर सकते हैं, 20 पे कर सकते हैं, 32 और 36। अगर WHO के अकॉर्डिंग चले तो WHO के अकॉर्डिंग 16 बेटा, 28 बेटा, 16, 28। 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट, ओनली 1 सेकेंड, ओनली 1 सेकेंड, कहीं मत जाइएगा, यहीं पर बने रहिएगा, यहीं पर बने रहिएगा। देखना अपन बात करें थे WHO के अनुसार बेटा 16 वीक, 28 वीक, 32 वीक्स और 36 वीक्स पर एंटीनेटल विजिट जाना चाहिए। यह अपन ने बात की बेटा क्वेश्चन नंबर 25 की। नेक्स्ट वन अपन रुक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। ए मदर शुड बी असेस्ड फॉर द फॉलोइंग विद इन 1 hour ऑफ डिलीवरी। अगर अपन बात कर ली जाए एक मदर ने बच्चे को जन्म दे दिया बेटा, क्या कर दिया? बड़ा ही अच्छा काम किया है, किसी नई जिंदगी को अपने यहाँ लेकर आई है बेटा, बाहरी इन्वायरमेंट के अंदर लेके आई है, उसको भी दुनिया दिखाना चाह रही है वो मदर, उसने एक बच्चे को जन्म दिया है। क्वेश्चन क्या पूछा है? मदर शुड बी असेस्ड फॉर द फॉलोइंग विद इन 1 hour ऑफ द डिलीवरी। डिलीवरी के 1 घंटे के अंदर मदर के अंदर क्या असेस करेगी एक नर्स, क्या असेस करेगी? तो सबसे पहले ऑप्शन ए है एक्सेसिव ब्लीडिंग, ऑप्शन बी है बेटा, ऑप्शन बी टेम्परेचर, ऑप्शन सी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। अगर अपन बात कर ली जाए बेटा कौन कौन सी कंडीशन को असेस किया जा सकता है, मेरे अनुसार, आप लोगों के अनुसार चलना चाहूंगा, पहले आप बताइएगा आपके अनुसार, आप लोगों के अनुसार राइट आंसर क्या रहने वाला है, फिर मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करता हूं राइट आंसर क्या होगा बेटा। अगर बात करके चले
एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है। क्यों हो सकती है? एटोनिक यूट्रस होगा। यदि यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन प्रेजेंट नहीं होंगे तो क्या हो सकता है बेटा? एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है। एक्सेसिव ब्लीडिंग, पीपीएच की कंडीशन को भी एसेस करना है, पीपीएच की कंडीशन को एसेस करके चलना है नर्स को। सेकंड वन, टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर चेक करते रहना, वाइटल से चेक करते रहने, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था पीपीएच के अंदर ब्लीडिंग की अमाउंट ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती। क्या रहते हैं बेटा? वाइटल साइंस मोस्ट इंपोर्टेंट रहते हैं। अगर वाइटल साइंस के अंदर किसी भी प्रकार का चेंज होगा तो किसको इंडिकेट कर सकते हैं? पीपीएच को कर सकते हैं। पीपीएच के अंदर ब्लीडिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी, ओनली क्या रहेगा? वाइटल साइन ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। और लास्ट वन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन भी एसेस करते रहना है ताकि अपन को पता लग जाए यूट्रस के अंदर टोन प्रेजेंट है या नहीं है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर रहने वाला आप लोगों के लिए। अगर बात कर लीजिए बेटा नेक्स्ट वन, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट शुड बी द रूम टेम्परेचर इन लेबर रूम? ध्यान से सुनिएगा, आज आप लोगों के सामने हर रूम का टेम्परेचर मैं आप लोगों के सामने बताने जा रहा हूं। अगर बात करके चले बेटा, क्वेश्चन में पूछा है लेबर रूम का टेम्परेचर कितना होना चाहिए। ऑप्शन ए है 23 to 25 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है बेटा 26 to 28 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है बेटा आप लोगों के पास है 30 to 35 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी है 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। जल्दी से बताइएगा बेटा, लेबर रूम का टेम्परेचर पूछा है, लेबर रूम का टेम्परेचर पूछा है। हमेशा याद रखना बेटा, अगर बात करके चलें, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, बहुत बार बोला भी होगा ये वर्ड, खून गर्म है, मेरा खून गर्म है। खून हमेशा क्या होता है बेटा? गर्म होता है। खून हमेशा क्या होता है रे? गर्म होता है। तो खून का टेम्परेचर कितना होता है? ब्लड का टेम्परेचर कितना होता है? 38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर अपन बात करके चले बेटा ओटी का टेम्परेचर, आईसीयू का टेम्परेचर कितना रहेगा? 18 to 24 बोल सकते हैं। अगर रूम टेम्परेचर की बात कर ली जाए 22 to 24 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर बात करके चले बेटा, ध्यान से समझिएगा, लेबर रूम का टेम्परेचर हमेशा रहेगा 26 to 28 डिग्री सेंटीग्रेड, 26 to 28 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस। इसके अनुसार ऑप्शन बी क्या रहेगा बेटा? राइट रहेगा। ऑप्शन बी क्या रहेगा आप लोगों का? राइट रहेगा। नेक्स्ट वन, अपन क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ रुक कर लेते हैं। व्हाट इज द डेप्थ ऑफ चेस्ट कंप्रेशन फॉर एन अडल्ट? फॉर एन अडल्ट अगर बात करके चले बेटा, चेस्ट कंप्रेशन पूछा है, चेस्ट कंप्रेशन पूछा है, किसके अंदर पूछा है? अडल्ट पर्सन के अंदर पूछा है। अडल्ट के अंदर पूछा, ना तो इन्फेंट के अंदर पूछा, न चाइल्ड के अंदर पूछा। सीपीआर के अंदर करते हैं, किसके अंदर करते हैं? सीपीआर के अंदर करते हैं। कार्डियो सबसे इंपॉर्टेंट बहुत बार एग्जाम के अंदर सीपीआर की फुल फॉर्म बेटा कार्डियो पल्मोनरी रिसस्किटेशन। अगर कभी क्लास के अंदर मौका मिला तो बड़े ही अच्छे तरीके से पढ़ने को मिलेगा सीपीआर के बारे में। अपन बात कर लेते हैं, ओनली एंड ओनली क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं। अडल्ट पर्सन के अंदर चेस्ट डिप्रेशन की डेप्थ कितनी होनी चाहिए? तो हमेशा याद रखना, अगर इंचेस में बात करके चले बेटा 2 to 2.5 इंच, 2 to 2.5 इंच अडल्ट पर्सन के अंदर। अगर बात कर ली जाए ऑप्शन यहाँ किस चीज में बेटा? ऑप्शन यहाँ सेंटीमीटर के अंदर, किसके अंदर है? सेंटीमीटर के अंदर ऑप्शन दिए गए हैं। अगर सेंटीमीटर के अंदर बात करके चले बेटा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर होगा। अगर बात करके चले 2.5 प्लस 2.5 सेंटीमीटर। अगर अपन बात करके चले, अपना राइट आंसर क्या रहने वाला है? अपना राइट आंसर रहेगा ऑप्शन है सी, ऑप्शन है सी। अगर अपन बात करके चले मैक्सिमम 6 to 7 नहीं होगा बेटा, क्योंकि अगर अपन ऐड करके देखेंगे 7 तक नहीं जाएगा। अपन बोल सकते हैं 4 to 5 सेंटीमीटर या 2 to 2.5 इंच। कम से कम 2 इंच तो क्या करना है? डेप्थ प्रोवाइड करना ही करना है। अगर इन्फेंट के अंदर बात करके चले तो 1 to 1.5 इंच बेटा। अगर बात कर ली जाए चिल्ड्रन के अंदर 1.5 to 2 इंच रहेगा। यह अपना क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 28 सॉरी। नेक्स्ट वन बेटा क्वेश्चन नंबर 29, द साइन ऑफ आईसीपी इन ए चाइल्ड 18 month old एज।
18 महीने का बच्चा है, केवल 18 महीने का बच्चा है बेटा, और उसके अंदर क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है आईसीपी। आईसीपी क्या होता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है। अगर बात कर ले जाए इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ेगा तो एक कंडीशन को कॉज कर सकता है हाइड्रोसिफेलस। आप लोगों ने सुना होगा हाइड्रोसिफेलस के अंदर क्या होता है, इंक्रीज होता है आईसीपी लेवल। सीएसएफ बढ़ेगा, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बढ़ेगा, तो आईसीपी बढ़ेगा, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ेगा। अगर मैं बात करके चलूं नॉर्मल आईसीपी कितना होता है, नॉर्मल आईसीपी कितना होता है हमेशा याद रखना, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया बेटा। अपन बोल सकते हैं 5 to 15 है, एमएमएसजी भी बोल सकते हैं, 0 to 10 एमएमएसजी भी बोल सकते हैं, और 3 to 12 एमएमएचजी भी अपन बोल सकते हैं बेटा। अगर अपन बात करके चले, इसमें ना तो रेंज पूछी, इसमें वैल्यू नहीं पूछी, मैंने आप लोगों का नॉलेज के लिए बता दिया। और याद रखना हमेशा आईसीपी को मेजरमेंट करने के लिए मैनोमीटर का यूज करते हैं, मैनोमीटर का यूज करते हैं बेटा। नेक्स्ट वन, अगर बात करके चलें, साइन पूछा है, साइन कौन सा होगा, इंक्रीज है आईसीपी। चाइल्ड के अंदर 18 मंथ का चाइल्ड है, उसके अंदर आईसीपी इंक्रीज है, तो साइन कौन सा देखने को मिलेगा, इंक्रीज इरिटेबिलिटी। ऑप्शन बी है नैरोइंग पल्स प्रेशर, ऑप्शन सी है पिन पॉइंट प्यूपिल, ऑप्शन डी है टैकीकार्डिया। अपन डायरेक्ट आंसर की तरफ रुक कर लेते हैं बेटा। आंसर क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज इरिटेबिलिटी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इरिटेबिलिटी इंक्रीज देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वन बेटा, अगर अपन बात करके चले, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 की अपन बात कर लेते हैं।